हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टेस्ट 1 का पार्ट 2 है जो वो पार्ट 1 पे हम 75 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में हम कर चुके थे। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 76 से करना है पार्ट 2 के लिए। तो हम पार्ट 2 के लिए 76 से स्टार्ट करते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित किया गया था 1856 ईस्वी में। तो कब पारित किया गया था? 1856 ईस्वी में। तो इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। वर्ष 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पे की गई थी भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना? बम्बई में की गई थी। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे हम। 78 है हमारा। 1930 में पारित शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई? तो शारदा एक्ट के तहत लड़के और लड़कियों की जो आयु है वो कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कों की आयु निर्धारित की गई 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष। तो लड़कों का 18 वर्ष और लड़कियों का 14 वर्ष। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 हम देखेंगे। 79 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, बंगाल सती रेगुलेशन 1829 सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। तो ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा है 1830 में इस मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। तो यहाँ इस नहीं होगा, इसे हो जाएगा। तो 1830 में इसे मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। तो ये भी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो एक और दो दोनों सही है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है। तो इस प्रकार ना ही एक असत्य होगा ना ही दो होगा। तो विकल्प डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 80 क्वेश्चन नंबर 80। मूक नायक जो है नामक पाक्षिक समाचार, मूक नायक नामक पाक्षिक समाचार जो है ये किसने प्रारंभ किया था, ये समाचार पत्र? तो जो मूकनायक समाचार था इसका प्रारंभ किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो बी आर अम्बेडकर ने किस पत्र को प्रारंभ किया था? तो मूकनायक। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे हम। 81 देखेंगे। तो 81 में दे रखा है कि यहाँ पे दलित उद्धार से संबंधित संस्थाएं और पत्र पत्रिकाएं हैं सूची 1 में। सूची 2 में स्थापना वर्ष है। तो हम सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो बहिष्कृत भारत पत्रिका है, बहिष्कृत भारत, इस पत्रिका को 1927 में स्थापना किया गया था इसका। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का हम देखेंगे तो हितकारिणी सभा 1924। उसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का हम देखेंगे तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना हुई थी 1942 में। और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। आगे हम देख लेंगे कि अखिल जो बहिष्कृत भारत पत्रिका है इसकी स्थापना 1927 में किया किसने था? तो ये किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा का किसने किया था? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का किया था बी आर अम्बेडकर जी ने। इसका भी इन्होंने ही किया था। ठीक है। और उसके बाद अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ का भी किसने किया था? इसका भी बी आर अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है। और आगे है हमारा अखिल भारतीय हरिजन संघ, तो इसका गांधी जी ने किया था। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। सी का 4, डी का 3 है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 में हमारा क्या है, ब्राह्मणों के खिलाफ जो है आत्मसम्मान आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था ब्राह्मणों के खिलाफ? तो ये चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायंगर। ईवी रामास्वामी नायंगर, दक्षिण भारत। ठीक है। कहाँ चलाया गया था? दक्षिण भारत में चलाया गया था। इसमें पूछा है कि किनके द्वारा और कहाँ चलाया गया था? तो ईवी रामास्वामी नायंगर द्वारा चलाया गया था। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। तो विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेंगे हम। तो 83 में है कि समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति एवं एक धर्म का नारा किसने दिया था? तो समस्त मानव जाति के लिए एक ईश्वर एक जाति और एक धर्म का नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारा दे रखा है कि 84 में कथन ए और कारण आर दे रखे हैं। विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो हम देखेंगे कि कथन ए क्या कहता है हमारा। कथन ए है, वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये सही हो जाएगा। आर का हम देखेंगे कि राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म की बुराइयों से तंग आकर नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो हम देखेंगे पहला क्या है हमारा,
ये कथन सही है हमारा, कारण गलत है, तो हम देखेंगे विकल्प हमारा सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें ए मतलब कथन सही है और आर गलत, कारण गलत है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता जो हैं, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे हेनरी विवियन डेरिज्यू। तो हेनरी विवियन डेरिज्यू जो है वो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे। तो 85 का बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 86 देखेंगे हम, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो राजा राममोहन राय द्वारा जो प्रथम संस्था स्थापित की गई थी वो थी आत्मीय सभा। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में, 1897 में। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर। इसको हम देखेंगे कि सूची 1 में संस्था दे रखा है, सूची 2 में संस्थापक। तो हमें इसका सही सुमेलन करना है। तो पहले देख लेंगे गुरुकुल कांगड़ी जो है उसकी स्थापना किसने किया था? तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया था श्रद्धानंद स्वामी जी ने। तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, तो इसकी स्थापना किन्होंने किया? महात्मा हंसराज ने किया। उसके बाद देव समाज को हम देखेंगे, देव समाज की स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो इसका 2 हो जाएगा। धर्म सभा की स्थापना किसने किया? धर्म सभा की स्थापना किया था राधाकांत देव ने। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि हमारा ए का 4 हो रहा है, बी का 3 हो रहा है, सी का 2 हो रहा है, डी का 1। तो 4 3 2 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम देखेंगे किस विकल्प में 4 3 2 1 दे रखा है। तो विकल्प बी में दे रखा है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो हमारा विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कथन ए और कारण आर है, विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है हमें इसमें से। तो कथन हमारा ए क्या है? कथन ए में दे रखा है देवबंद स्कूल की स्थापना 1867 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर की गई थी। तो हमारा सही हो जाएगा। कारण आर क्या है? इस स्कूल की स्थापना अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने और मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करने के लिए की गई थी। तो ये भी विकल्प सही है। हमारा सही क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और ए आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो विकल्प ए जो होगा इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। पारसी धर्म सुधार आंदोलन जो है की प्रमुख संस्था रहनुमाई मजदैसन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो रहनुमाई मजदैसन सभा जो है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1851 ईस्वी में। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 91 है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 91 का हम देखेंगे कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1875 में अलीगढ़ में। तो जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 92 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था? तो लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। तो गोपाल हरि देशमुख, विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। वर्ष 1875 में अमेरिका में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कब और कहाँ भारत में स्थानांतरित किया गया? हमें देखना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसका भारत में स्थानांतरण कब और कहाँ हुआ? 1875 में जो अमेरिका में स्थापित हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो 93 का हम देखेंगे इस प्रकार हमारा सही उत्तर 93 का हो जाएगा 1882 कलकत्ता में। अर्थात कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका मुख्यालय कलकत्ता में और कब स्थापित हुआ? 1882 में भारत में। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। हम दोनों हिंदू मुसलमान भारत की हवा में पलते हैं, हम गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। यह वक्तव्य किसका है? किसने कहा था इस वक्तव्य को? तो हम देखेंगे सर सैयद अहमद जो हैं उन्होंने कहा था यह कथन। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा। सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो जो सिंह सभा है इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था अमृतसर से। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे? तो जो अहमदिया आंदोलन के नेता थे वो स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह एक अवतार मानते थे। तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेंगे 97 में है कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? तो हम पहले देखेंगे कि भारत के अतीत का पुनः अध्ययन। तो ये सही हो जाएगा, अतीत का पुनः अध्ययन था।
देश का राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एकीकरण, ये भी सही है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव, ये भी सही है। विदेशी शासकों का नस्लीय अहंकार, ये भी सही है। तो ये जो चारों दे रखे हैं, ये चारों जो है आधुनिक भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारक थे। तो हमारा विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 98। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो राजनीतिक संस्थाएं थी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, उस पर हमें विचार करना है। इसमें क्या दे रखा है कि इनका नेतृत्व मध्य वर्ग द्वारा किया गया था। तो हम देखेंगे इसमें कि इन सबका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, मध्य वर्ग के द्वारा नहीं किया गया था, जबकि एक समृद्ध एवं प्रभावशाली वर्ग द्वारा किया गया था। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे इन संस्थाओं का स्वरूप स्थानीय तथा क्षेत्रीय था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि इन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग रखी। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है 2 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 99। भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। तो जो भारत में गठित होने वाली पहली राजनीतिक संस्था थी वो थी जमींदारी एसोसिएशन, मतलब विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, मिलान करना है। राजनीतिक संस्थाएं दे रखा है और स्थापना वर्ष। तो इसमें पहला देखेंगे कि बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1843 में, मतलब 1843 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1851 में। उसके बाद बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब की गई थी, 1836 में। और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1852 में। तो इस प्रकार हमारा सही सुमेलन क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ए का 2, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 हमारा जो विकल्प बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 3 1 4 दे रखा है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। 101 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसके संस्थापक कौन नहीं थे, तो हमें नहीं थे देखना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कि जो महादेव गोविंद रणाने थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे, जबकि सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग जो थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्य थे। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। निम्न संस्थाओं को स्थापना वर्ष के कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सबसे पहले देखेंगे मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, 1884 में। फिर उसके बाद हम देखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में। फिर हम देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1870 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हम देखेंगे, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1866 में। तो हमें इसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1866, फिर 70, फिर 84, फिर 85। तो 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 हम देखेंगे किस विकल्प में दे रखा है, 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 हमारा दे रखा है डी में, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 103। 103 को हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी, ये भी सही है। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। तो ये दोनों हमारा कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, असत्य कथन चूंकि पूछा है तो कोई असत्य नहीं है, तो विकल्प डी ना ही 1 ना ही 2 सही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 104। 104 में दे रखा है उदारवादी चरण के जो नेता थे उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि उन्होंने प्रार्थना एवं याचिका की पद्धति को अपनाया, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है वे उपनिवेशी शासन को भारतीय शासन में परिवर्तित करने के लिए विश्वास रखते थे, तो ये भी सही हो जाएगा हमारा। तो पहला दूसरा दोनों सही है। असत्य कथन पूछा है तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 हम देखेंगे, इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित नहीं था। तो क्या सम्मिलित नहीं था इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में, तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्वशासन के मुद्दे की बात उठाने की हुई है इसमें, तो ये शामिल नहीं था इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में। जबकि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की आयु सीमा घटाने का विरोध, उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण
करने की मांग और आर्म एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध प्रचार अभियान, ये सारे इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख कार्यों में शामिल था। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। 106 में दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ष 1883 में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो ये सही हो जाएगा हमारा कि 1883 में जो है वो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। दूसरा है कि एयू ह्यूम द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। तो ये भी हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे एक और दो दोनों सही है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 हम देखेंगे। 107 में दे रखा है कि कांग्रेस की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन को हमें देखना है। तो इसमें हमारा असत्य कथन हो जाएगा बी, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये गलत हो जाएगा, 82 प्रतिनिधियों ने नहीं बल्कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जबकि अन्य विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 108 नंबर। प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य में क्या सम्मिलित था। तो प्रारंभिक चरण की यहाँ बात हो रही है, तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या सम्मिलित था। तो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, ये सम्मिलित था। उसके बाद राष्ट्र आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, ये भी सम्मिलित था। आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, ये गलत था, ये सम्मिलित नहीं था। और चौथा है कि उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना, तो ये भी सही था। तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे किस विकल्प में 1, 3, 4 दे रखा है। तो सॉरी 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 किस में दे रखा है, 1, 2, 4 दे रखा है विकल्प बी में। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है। तो 109 को हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन को। तो इंडियन एसोसिएशन विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो इंडिया की स्थापना हुई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश कमेटी थी लंदन में, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, तो मतलब 1889 में। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 111 को, उदारवादियों ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए क्या मांग की। तो उदारवादियों ने भारतीयों की स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित मांगे की थी। तो इसमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से शामिल है उन मांगों में। पहला है भू राजस्व में कमी करना, ये सही है, शामिल था। नमक कर का उन्मूलन, ये भी शामिल था। सैन्य खर्चे में कटौती, ये भी शामिल था। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, ये भी शामिल था। तो ये चारों शामिल थे, तो हमारा विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। 112 में दे रखा है, भारत परिषद अधिनियम 1892 के प्रावधानों में क्या सम्मिलित नहीं था। तो हमें देखना है कि जो भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था, इसमें क्या सम्मिलित नहीं था। तो पहला देखेंगे हम, इसमें जो सम्मिलित नहीं था वो था कि गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया। तो ये गैर सरकारी सदस्यों को नहीं था ये अधिकार, तो ये गलत हो जाएगा विकल्प डी। बाकी सारे कथन सत्य हैं, तो अतः 112 का हमारा विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे हम। 113 में है सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है वो दिया था लाला लाजपत राय ने। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 114 का हम देखेंगे, कांग्रेस को राष्ट्रवादियों की संस्था कहकर किसने पुकारा था। तो कांग्रेस को राष्ट्रवादियों की जो संस्था कहा था, किसने कहा, वो डफरिन ने कहा था। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस विरोधी जो संयुक्त भारत राष्ट्रवादी गठबंधन है, तो इसे कहा गया यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। मतलब संयुक्त भारत राष्ट्रवादी जो संगठन था, इसमें कौन सम्मिलित नहीं था। तो इसमें हम देखेंगे कि लॉर्ड डफरिन जो है वो नहीं सम्मिलित थे। सर सैयद अहमद खान सम्मिलित थे। बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सम्मिलित थे। लाला लाजपत राय नहीं सम्मिलित थे। तो कौन कौन सम्मिलित था। तो केवल सर सैयद अहमद खान और बनारस के जो राजा शिव प्रसाद सिंह है, ये दोनों शामिल थे। तो 2 और 3 हमारा सही उत्तर होगा। तो 2 और 3 हमारा विकल्प सी में दे रखा है, तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे मतलब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी चरण के नेता थे। तो उदारवादी चरण के जो नेता थे वो थे रोमेश चंद्र दत्त। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। इसमें दे रखा है कि कथन ए और कारण दे रखा है। विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन करना है हमें। हम देखेंगे कथन ए में क्या दे रखा है। तो कथन ए में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस का जनाधार सीमित था। तो ये सही हो जाएगा। हाँ, जनाधार जो है वो स्टार्टिंग में सीमित था, तो सही हो जाएगा। कारण हम देखेंगे, प्रारंभिक राष्ट्रवादी जनसाधारण के प्रति विश्वस्त नहीं थे। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, इसीलिए जो इनका जनाधार था वो सीमित था। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है,
भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में नरमपंथी राष्ट्रवादियों के योगदान में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें नरमपंथी जो राष्ट्रवादियों के योगदान थे उसमें क्या सम्मिलित नहीं है? तो उसमें सम्मिलित नहीं है हमारा ब्रिटिश शासन की सरकार के जो विरुद्ध आक्रामक राजनीतिक रुख अख्तियार करना जो है वो शामिल नहीं था, बाकी सब शामिल था। तो ये लोग आक्रामक रुख जो था उसको अख्तियार नहीं किया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, तो इसलिए विकल्प डी जो है वो सही नहीं, शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। तो उत्तर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया था? तो जो प्रकाश संवाहक सिद्धांत है ये दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि यह एक सफल अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। द्वारा नहीं होगा, ये द्वार हो जाएगा, तो ये गलत है। यह एक सफल उदार अवसरवादी आंदोलन था। इसने कपटी एवं पाखंडियों के लिए अवसरों के द्वार खोले। इसने कुछ लोगों को राष्ट्रीयता के नाम को भुनाने का अवसर दिया। तो यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था लाला लाजपत राय ने। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों पर विचार करना है। यहाँ से करंट अफेयर शुरू हो रहा है, तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों पर हमें विचार करना है। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिक्किम में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। तो इसमें हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख ये सही है। उसके बाद जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में है, ये भी सही है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है, ये भी सही है। तो हमारे जो तीनों हैं वो सही सुमेलित हैं। और ये तीनों जो हैं वो हिम तेंदुओं के प्रमुख आवास स्थल हैं। तो हमारा तीनों विकल्प सही हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है हमारा सभी तीन सही उत्तर है। आगे हम देखेंगे कि भारत एवं मालदीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत और मालदीव के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन कौन से कथन दे रखे हैं हम देखेंगे। पहला कथन है हमारा इक्वेरियन दोस्ती एकता एवं ऑपरेशन शील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास हैं। तो इसमें इक्वेरियन दोस्ती एकता ऑपरेशन शील्ड ये सही हो जाएगा, हमारा संयुक्त अभ्यास है। उसके बाद दूसरा, पहला सही है। दूसरा क्या हो जाएगा? भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। तो दूसरा भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा जो है वो मालदीव से अलग करता है। तो ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों हमारा सही हो जाएगा। तो हम देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से पूछा है कितने सही हैं, तो सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, सभी तीन सही हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 1 2 3। तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है हमें। जीआई टैग, एक तरफ जीआई टैग दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। तो हम देखेंगे कि पहला क्या है। आदि केकिर जो है वो आदि केकिर कहाँ की है? आदि केकिर ये असम की नहीं है, जब बल्कि अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। तो ये गलत हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। कच्ची खरीक जो है, कच्ची खरीक गुजरात का है। तो ये सही हो जाएगा, जीआई टैग मिला। और तांगेल साड़ी जो है, तांगेल साड़ी ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। तो कौन से 2 एंड 3? तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है उसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, अर्थात विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है? तो ये रजत पदक हासिल करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं कोनेरू हम्पी। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 126 नंबर देखेंगे हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो भारत और ग्वेना जो है वो हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहयोग के लिए मंजूरी प्रदान किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर हम देखेंगे ये क्या है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर तो ये एक प्रकार का भारतीय नौसेना का स्वदेशी यूएवी है। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है, पूछा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है। पहला दे रखा है कि यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। तो ये गलत हो जाएगा। ये किसका है? वित्त मंत्रालय का पहल है, वित्त मंत्रालय।
उसके बाद हम देखेंगे दूसरा क्या है, जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8% से बढ़कर 8.9% कर दी गई। तो इसमें 8.9% नहीं बल्कि 8.2% कर दी गई, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि इस योजना का उद्देश्य कन्याओं के लिए लघु निवेश प्रदान करना है। इसका उपयोग शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, तो ये सही है। चौथा है हमारा कि इसे 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया था, तो ये भी कथन हमारा सही है। तो हमारा तीसरा चौथा सही है। हम देखेंगे सही उत्तर कौन सा आएगा। यहाँ पे पूछा है सम्मिलित नहीं है, तो केवल एक दो सम्मिलित नहीं है, तीसरा चौथा सम्मिलित है, तो हमारा सही उत्तर 1 2 हो जाएगा, सी हो जाएगा सही उत्तर 1 और 2। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? वो किया गया है दिव्य कीर्ति सिंह को, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास और उसके आयोजन स्थल दे रखे हैं, सूची 1 और सूची 2। हमें इसे सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा। तो अयोध्या जो अभ्यास है, अयोध्या अभ्यास 2024, ये किसके बीच हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अंडमान सागर में। किसके बीच? भारत और थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड। उसके बाद देखेंगे डेजर्ट साइक्लोन 2024 है, ये कहाँ हुआ था? थार रेगिस्तान में, भारत और इंडिया और यूएई के बीच हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद मिलन 2024 है, मिलन 2024 कहाँ हुआ? ये विशाखापट्टनम में। और ये किसके बीच हुआ था? ये एक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास था, ठीक है। 11वां खंजर अभ्यास जो 2024 है, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ था बकलोह में। किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार 1 2 3 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प ए में हमारा 1 2 3 4 दे रखा है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर। 131 नंबर में दे रखा है कि हाल ही में जारी किए गए शेरा रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की दूसरे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो शेरा रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है, वो रहा है बेगूसराय, बिहार। बिहार का जो बेगूसराय जिला है, वो सबसे प्रदूषित शहर रहा है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रांस का जो है सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रेवियल अटल जो है, उन्हें जो है फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो सी जो विकल्प है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 133 है। दे रखा है कि निम्नलिखित ऐप और तथा जारीकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो हमें ऐप और जारीकर्ता को देखना है। तो हम देखेंगे कि इनकोर ऐप जो है वो किससे संबंधित है? तो इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग से, संभव ऐप जो है वो इंडियन आर्मी से, उल्लास ऐप जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय से, और पाठ मित्रों ऐप जो है वो किससे संबंधित है? वस्त्र मंत्रालय से। तो ये दोनों सही सुमेलित नहीं है, केवल एक ए और बी सही सुमेलित है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 134 नंबर। तो 5 जनवरी 2024 को डब्ल्यूटीओ ने भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो डब्ल्यूटीओ में जो भारत का नया राजदूत है वो नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन सी को। तो सेंथिल पांडियन सी जो है उन्हें डब्ल्यूटीओ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है 5 जनवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 136 है, 135 है, हम देखेंगे 135 में 16वें वित्त आयोग के संबंध में ये दे रखा है। तो 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो पहला है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा। दूसरा है श्री ऋतिक रंजनम पांडे आयोजन के सचिव होंगे, ये भी सही है। दे रखा है 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। तो जो 16वां वित्त आयोग है वो अप्रैल 2025 से ना शुरू होकर के 2026 से शुरू होगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे हम देखेंगे 136 नंबर। 136 में दे रखा है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा? तो ये नसरीन शेख हैं, ठीक है। नसरीन शेख को द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्होंने एशियन वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम में गोल्ड मेडल भी जीता है, ठीक है। और ये किससे संबंधित हैं? तो ये खो खो खिलाड़ी हैं नसरीन शेख। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 नंबर है कि 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने की संख्या के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? तो गरीबी रेखा से जो बाहर आने वाला नंबर है वो बिहार का, उसमें स्थान कौन सा है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। पहले पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जिसमें 5.94 करोड़ लोग यहाँ
बाहर आए, और जबकि बिहार से कितने आए हैं, बिहार से 3.77 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 138 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला घड़ियाल व कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो जो बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है उसमें घड़ियाल और कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। ये बिहार का पहला घड़ियाल और कछुआ प्रजनन केंद्र होगा। अगला हम देखेंगे, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जारी किया गया। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का ऑल इंडिया में कौन सा स्थान है? तो पटना का जो स्थान है वो 77वां स्थान है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि 140वां क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में गौतम बुद्ध के महान शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो धम्म छाया प्रतिमा की जो अनावरण किया गया है वो बिहार के आरा जिले में, आरा भोजपुर में किया गया है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे हम, हाल ही में जारी किए गए बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के आंकड़ों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 63% है ये अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग मिलाकर के 63% है, जो बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। आगे हम देखेंगे कि 142 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम जेपी गंगा पथ के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा होगी? तो यह प्रतिमा जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी की होगी, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव एवं एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन जो है वो किया गया है पटना में। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, केवल दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रकार हमारा डी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कि 144 नंबर क्वेश्चन को, तो 144 नंबर में क्या है, किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने के लिए निर्णय लिया है? तो अर्जेंटीना जो है वो ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 में दे रखा है, डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक हाल ही में समाचारों में थी, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है ये क्या है, ये एक मल्टीमीडिया सामग्री को बिना इंटरनेट कनेक्शन के सीधे मोबाइल उपकरणों पर स्ट्रीम करता है, तो हमारा विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन, हम 146 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय बिंदु आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है? तो L1 से कौन जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है हमारा सूर्य और पृथ्वी, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, सूर्य और पृथ्वी। सॉरी, सही उत्तर ए हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147 नंबर 147 है, एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट मतलब एक्सपोसैट जो मिशन है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यह एक्सपोसैट जो है वो 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट का मिशन का सफल परीक्षण किया। तो 1 फरवरी नहीं है बल्कि यह 1 जनवरी है, 1 जनवरी है यह, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कि यह PSLV C58 द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सही हो जाएगा हमारा। तो चूंकि असत्य कथन पूछा है तो असत्य कौन है? असत्य एक है, तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो 46वां सत्र हुआ है यूनेस्को का, इसके संदर्भ में हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो हम देखेंगे कि असत्य कथन कौन होगा। इसमें दे रखा है कि भारत दूसरी बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, तो ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत पहली बार जो है, ये हमारा विकल्प बी जो है ये गलत होगा, दूसरी बार नहीं बल्कि पहली बार ऐसा होगा कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और यह दिल्ली में यह इसकी मेजबानी किया जाएगा, तो विकल्प बी हमारा जो असत्य हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 149 नंबर, भारतीय न्याय संहिता के बारे में दे रखा है, BNS 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। तो BNS की धारा 106 क्लॉज 2 में हिट एंड रन मामलों में अधिकतम 10 साल सजा सुनाने और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि 106 के क्लॉज 2 को एक जमानती प्रावधान के रूप में जाना जाता है, जो जमानत की संभावना को अनुमति दे देता है, तो ये जमानती नहीं है बल्कि गैर जमानती है, गैर जमानती है, ये जमानती नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला सही है, तो इस प्रकार विकल्प ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 हम देख लेंगे, 150 में दे रखा है कि जनवरी 2024 में खबरों में रहे उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्वारो, ये जो अल्वारो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अल्वारो का संबंध है मेडागास्कर से, तो इसका विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार टेस्ट 1 का जो पार्ट 1 था हमारा 1 और 2 दोनों समाप्त हो गया है। अगला टेस्ट हम टेस्ट नंबर 3 करवाएंगे। धन्यवाद।